हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रियंका केमिस्ट्री क्लासेस। आज इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का, दैट इज चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो चैप्टर 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं विद ऑल न्यूमेरिकल्स। तो अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो इससे पहले वाले जितने भी वीडियोस हैं आप उसमें अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। आज का जो हमारा हेडिंग है, मतलब जो चैप्टर है, वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर 3। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ क्लास 12th। ठीक है, तो सबसे पहले आज जो लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन होगा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम एक सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, उसको आज हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत। इलेक्ट्रोलिटिक सेल और बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियोस मिलते रहेंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है बच्चों? केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन, केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन। ठीक है, दो तरह की एनर्जीज़ की बात की मैंने, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। साथ साथ आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं वीडियो के साथ साथ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with conversion of electrical energy into chemical energy and chemical energy into electrical energy, यानी मैं ऐसे लिख सकती हूँ and vice versa। क्लियर हो गई होगी आपको बात। केमिकल एनर्जी का मतलब कुछ सेल आप ऐसे देखेंगे जिसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, तब केमिकल रिएक्शन होगी, तब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, तब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आपको देखने को मिलेगा। और कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसमें पहले केमिकल रिएक्शंस होते हैं, उससे एनर्जी क्रिएट होती है, उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप दो तरह के सेल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और सेकंड है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक बोल लीजिए, इलेक्ट्रोलिटिक बोल लीजिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, तो आज मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, बाद में हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की बात करें। अगर हम इसमें बेसिक डिफरेंस देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है बच्चों, हमें पहले मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी देने की ज़रूरत नहीं है, केमिकल रिएक्शन होगी, उससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो आपको देखने को मिलेगा, करंट का फ्लो देखने को मिलेगा। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इसका उल्टा है, हमें पहले इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी पड़ती है, यानी इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन हमें केमिकल एनर्जी में देखने को मिलेगा। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को देखते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि दो इलेक्ट्रोड यूज़ हुए हैं और वो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट में डिप हैं। तो इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होंगे, 2 different electrodes are present, electrodes are in different electrolyte। अभी मैं इसको डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं तो जस्ट आपको बेसिक डिफरेंस बता रही हूँ। और इसमें दोनों इलेक्ट्रोड सेम इलेक्ट्रोलाइट में डिप होंगे, यानी 2 electrodes are in an electrolyte। an electrolyte का मतलब एक ही इलेक्ट्रोलाइट में दोनों इलेक्ट्रोड डिप होंगे। और मैं डिफरेंस की बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज्ड होगा, याद रखना, एंड कैथोड विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसमें आपको उल्टा देखने को मिलेगा, एनोड पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा एंड कैथोड नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। ठीक है,
ऑल्दो चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो, एनोड पर हमेशा आपको ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा दोनों ही केसेस में, और कैथोड पर रिडक्शन देखने को मिलेगा। समझ आ गई? डिटेल में पढ़ेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। तो आज जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो आप इतना नोट कर लें, बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। फिर मैं बताती हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शंस होती हैं वो रिडॉक्स होती हैं। ठीक है, अब रिडॉक्स क्या होता है इस पर आते हैं। ऑल राइट, तो आप पहले इतना नोट करें, मैं इसे रब करती हूँ, फिर हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ऑल राइट, टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। मैं रब कर रही हूँ इसे। ऑल राइट, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अलग अलग पढ़ने वाले हैं। ये तो जस्ट मैंने आपको थोड़े से डिफरेंसेस बताए थे जो आपको माइंड में रखने हैं कि जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करेंगे आपके माइंड में आना चाहिए कि केमिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इन दिस केस वाइस वर्सा। ऑल राइट, चलिए मैंने जैसे बोला कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें जितनी भी रिएक्शंस आपको देखने को मिलेंगी वो क्या होंगी? रिडॉक्स। आपने क्लास 11th में रिडॉक्स नाम का एक पूरा चैप्टर पढ़ा है, आपको पता है रिडॉक्स रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जिस रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली देखने को मिले, यानी एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन। क्लियर है? तो आप लिख सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन व्हेन ऑक्सीडेशन and reduction occurs, or you can say takes place simultaneously एक साथ देखने को मिले। ऑक्सीडेशन आपको पता है क्या होता है? दोबारा से अगर आपको थोड़ा सा मैं रिवाइज कराऊं जिन बच्चों को ऑक्सीडेशन का मतलब नहीं पता, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो बचपन में हम पढ़ रहे हैं। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का लॉस। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑयल से याद रख सकते हैं, ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम बड़ी क्लासेस में हैं तो हम कई बार कुछ रिएक्शंस होती हैं जिसमें हमें ना तो हाइड्रोजन दिखता है ना तो ऑक्सीजन दिखता है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? तो हम देखेंगे कि जब भी कभी भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2 में जा रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो मतलब उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। पहले उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, अभी +2 हो गया है। क्लियर हुई बात? जैसे जिंक है वो किसी से रिएक्शन करके ZnSO4 बना रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0, ठीक है, और ZnSO4 में आप चेक करें जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करें, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। बात समझ आ रही है? अब ये +2 निकालना आता है, जिसका निकालते हैं उसको X मानते हैं, आपको पता है। सल्फेट पर -2 चार्ज होता है, और अगर सल्फेट पे नहीं पता तो सल्फर पर +6 +4 ऑक्सीजन है, हर ऑक्सीजन पर -2 का चार्ज होता है, वैलेंसी होती है, इज इक्वल टू 0। X +6 - 8 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू +2। और कोई भी चीज़ अगर एलिमेंटल स्टेट में है, दुनिया में जिस फॉर्म में पाई जाती है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 होता है। जिंक, Cu, कॉपर 0, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में पाई जाती है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0, हाइड्रोजन H2। क्लियर? तो ये रिडॉक्स में, इस पर भी वीडियो है मेरा, आप अगर रिडॉक्स रिएक्शन को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्लास 11 के उस वीडियो को देख सकते हैं। ऑल राइट, चलिए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन? इसका जस्ट उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब की बार हाइड्रोजन अगर रिएक्शन में ऐड हो रही है, या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेन याद रखना है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हो? गेन हो रहे हो, तो आपको समझ जाना है उस रिएक्शन में क्या हो रहा है? रिडक्शन। बात समझ आई? क्लियर हो गया? जैसे मान लो FeCl3 है और मैंने इसकी रिएक्शन H2 से कराई, मेरे को FeCl2 मिला, ओके, और HCl अलग हो गया। HCl क्या हो गया? अलग हो गया। अब यहाँ आप देख पा रहे हो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा, आप क्या करो, जो मेन एलिमेंट है, मेटल है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के देखो। जिसका निकालना होता है उसे क्या मानते हैं? X, ठीक है।
प्लस 3 क्लोरीन है, हर क्लोरीन की वैलेंसी -1 इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स पे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है मतलब 0, x इज इक्वल टू +3। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है +3। यहाँ पर चेक करें x +2 -1 इज इक्वल टू 2 क्लोरीन, हर पर -1 तो x इज इक्वल टू +2। आयरन कितना है +2, +3 से +2 जा रहा है यानी एक इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है गेन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। पहले 3 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अभी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया गेन कर लिया। बात समझ आ रही है? तो आप देख पा रहे हैं रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने एग्जाम्पल से समझाया ताकि आपको रिडॉक्स समझना क्या हो जाए ईजी। तो ये होता है ऑक्सीडेशन, ये होता है रिडक्शन। और अगर एक ही रिएक्शन में आपको दोनों चीज़ें देखने को मिले, एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल दूँ, चलिए एक हम रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल ले लेते हैं जो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पढ़ना भी है, तो मैं उसी का ही एग्जाम्पल आपके सामने डालती हूँ कि वो व्हेन जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट ZnSO4 is formed and copper is deposited। कॉपर अलग हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं एलिमेंटल स्टेट में है जिंक, ऑक्सीडेशन नंबर 0। कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें x प्लस सल्फर +6, 4 ऑक्सीजन, हर ऑक्सीजन पर -2 तो x इज इक्वल टू +2। कॉपर का कितना है +2। क्लियर? ZnSO4 में जिंक का +2, अभी भी मैंने आपको बताया था। कॉपर एलिमेंटल स्टेट में है 0। ध्यान से देखो 0 से +2, पहले 0 थी, अभी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, गरीब हो गया, प्लस चार्ज आ गया, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, यानी यहाँ क्या हुआ ऑक्सीडेशन। क्या हुआ ऑक्सीडेशन। क्लियर? और यहाँ पर कॉपर +2 से कहाँ जा रहा है 0। पहले 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी, अभी उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, उसका चार्ज हो गया 0, उसकी वैलेंसी हो गई 0, मतलब ये क्या हुआ रिडक्शन। और एक ही रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली आपको देखने को मिले तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है रिडॉक्स। मेरा मेन सिखाने का पर्पज़ ये है क्योंकि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितनी भी रिएक्शन देखेंगे वो कैसी होंगी रिडॉक्स। आ गई बात समझ में? तो अब हम आते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। मैं एक एपरेटस बनाती हूँ, उसमें मैं डेनियल सेल का एक एग्जाम्पल लेती हूँ और बताती हूँ कि किस तरह से केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हुए आपको नजर आएगी। चलें, इतना नोट करें, मैं इसे रब कर रही हूँ। क्लियर? चलिए ऑल राइट, तो हेडिंग लगाएं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम गैल्वेनिक सेल के नाम से भी जानते हैं, और उसका एक एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ जिंक कॉपर सेल जो कि कहलाता है डेनियल सेल। ठीक है, हेडिंग लगाएं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल, और इसमें भी मैं कौन सा सेल ले रही हूँ डेनियल सेल, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड यूज़ करूँगी, एक जिंक का बना होगा और एक कॉपर का बना होगा। किस तरह से वो वर्क करेगा उस पर हम आते हैं। तो मेरे साथ साथ एक डायग्राम ड्रॉ करो जिसमें हम 2 इलेक्ट्रोलाइट, 2 कंटेनर दिखाएंगे। ठीक है, एक ही सेल के अंदर, एक ही सेल में आपको 2 हाफ सेल नज़र आएंगे। देखो एक ही सेल है बच्चों, ये एक ही सेल में 2 पार्ट हैं। ठीक है, एक ऑक्सीडेशन हाफ सेल, एक रिडक्शन हाफ सेल। क्लियर है? ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, इसके अंदर मैं एक इलेक्ट्रोड रख रही हूँ जो जिंक का बना हुआ है, जिंक इलेक्ट्रोड, और इसको जिस इलेक्ट्रोलाइट में डिप कर रही हूँ वो है 1 मोलर ZnSO4, इसी का ही सॉल्यूशन, ये इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, ये है ऑक्सीडेशन हाफ सेल। जैसे ये पूरा सेल है बच्चों, ये पूरा सेल है, इसके अंदर 2 पार्ट है। ठीक है, 2 पार्ट है। एक मिनट, ऑल राइट, चलिए मेरा माइक रिमूव हो गया है, मैं सेट कर लूँ। चलिए, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये है रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है,
इसमें जो इलेक्ट्रोड प्रेजेंट है वो कॉपर से बना हुआ है और उसको जिस इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया गया है वो है 1 मोलर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, और ये क्या है, कौन सा इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड है। और कॉपर का इलेक्ट्रोड जो है वो कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह, कैथोड। और कैथोड जो केमिकल सेल होता है उसमें कैथोड पॉजिटिवली चार्ज्ड है। कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड। बात क्लियर हुई। जिंक का इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करेगा और एनोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में नेगेटिवली चार्ज्ड है। याद रखना, मैंने आपको जब डिफरेंस बताए थे तभी बताया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। ठीक है, जिंक को डिप किया ZnSO4 में, कॉपर को डिप किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ठीक है, इसका बराबर बनाते हैं थोड़ा, ताकि इसका सर्किट पूरा करते हैं। एक अमीटर लगा देते हैं ताकि अगर कोई करंट का फ्लो हो तो हमें पता चल जाए। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, जैसे ही इसको इसके अंदर डिप किया, इसको इसके अंदर डिप किया, हम क्या देखते हैं, जिंक का ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो गया। जिंक गेट ऑक्सीडाइज्ड। ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है ये Zn2+, यानी इसके अंदर से क्या निकलने लगे, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करेंगे, एनोड टू कैथोड। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीडेशन होगा। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2+ में कन्वर्ट होता जाएगा, यानी इस सॉल्यूशन में Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगी। बात समझ आ रही है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है बच्चों, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा करंट का फ्लो होता है। किसका फ्लो होता है, करंट का। तो आपसे पूछा जाए करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो आप बोलना कैथोड टू एनोड, कॉपर टू जिंक। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन और करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे ही जिंक को ZnSO4 में डिप किया गया, केमिकल एनर्जी जब किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्योंकि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। एट एनोड हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, कॉपर सल्फेट में पाए जाने वाले Cu2+ आयन, कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2। यहाँ जो कॉपर सल्फेट फिल है, ये कॉपर सल्फेट जो +2 आयन है, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इनको गेन करेंगे। कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या करेंगे, कॉपर में कन्वर्ट होते जाएंगे। इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट होंगे, कॉपर में। और यहाँ से ये जो कॉपर +2 है, ये जब कॉपर में कन्वर्ट होगा तो कॉपर जाके इस इलेक्ट्रोड पर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट। वहीं दूसरी तरफ जब जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, ये इलेक्ट्रोड धीरे धीरे मेल्ट होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, क्योंकि जिंक गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, कॉपर गेट रिड्यूस्ड। तो वेट ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड डिक्रीजेस, वेट ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इंक्रीजेस। बात समझ आ गई मेरी। जब जब रिडक्शन होगा, कॉपर के इलेक्ट्रोड का वेट बढ़ता जाएगा, जिंक इलेक्ट्रोड का वेट कम होता जाएगा। उससे पता चलेगा कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन। लेकिन ये ना सर्किट पूरा नहीं है। अगर आप ध्यान से देखो, जब जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, इस सॉल्यूशन में +2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जा रही है, Zn+2 बढ़ता जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब कॉपर सल्फेट का Cu+2 आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट होकर यहाँ डिपॉजिट होगा, तो इस सॉल्यूशन में SO4 बढ़ गया, यहाँ पॉजिटिव बढ़ गया या नेगेटिव बढ़ गया, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हुई। इसके लिए इसमें एक चीज़ ऐड कर रही हूँ जिसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज। ये बना दिया मैंने। ठीक है, इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से मिलकर बने होते हैं, लाइक KNO3, यू कैन से NH4NO3, इस तरह से KCl। तो इस तरह के इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किए जाते हैं। यहाँ अगार लगा देते हैं। मैं इसको क्या लिख रही हूँ, ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज।
इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, मतलब रोल है, सॉरी रूल नहीं, सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल है कि इसमें पाए जाने वाले पॉजिटिव आयन SO4 माइनस को न्यूट्रल करेंगे, इस तरफ आएंगे। नेगेटिव आयन यहाँ जो पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई है उसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ आएंगे। तो एक तरीके से ये एक सर्किट को कंप्लीट कर रहा है सॉल्ट ब्रिज। दूसरी बात, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है, क्योंकि अगर आयन बैलेंस नहीं है कहीं पर पॉजिटिव आयन, तो वो सेल वर्क नहीं करेगा। तो what are the importance of salt bridge? It maintains the electrical neutrality in the cell. Second, it completes the circuit. ठीक है, अब ये चारों पांचों बातें जो मैं दिखने को मिल रही है ना, मैं एक साइड आपको लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने एक कंटेनर लिया, एक सेल है जिसमें 2 हाफ सेल्स हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में आपको जिंक का ऑक्सीडेशन देखने मिला और रिडक्शन हाफ सेल में आपको कॉपर का रिडक्शन देखने को मिला। जिंक का जब भी ऑक्सीडेशन होगा, जिंक इलेक्ट्रोड मेल्ट होता जाएगा, उसका वेट कम होता जाएगा, कॉपर का वेट बढ़ता जाएगा। सॉल्ट ब्रिज क्यों लगाने की ज़रूरत पड़ी? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए और इस सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड यानी जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड, और करंट का फ्लो कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड। इतनी बात आपको याद रखनी है। सेल काम कर रहा है और ऐसा देखा गया, मैं एक टर्म यूज़ कर रही हूँ कि इस सेल का सेल पोटेंशियल, आगे पढ़ेंगे क्या होता है सेल पोटेंशियल डिटेल में, जिसको मैं E0 सेल के नाम से पुकार रही हूँ। E0 सेल देखने को मिला कितना होता है? 1.10 वोल्ट। ये कैसे आया, ये क्या होता है, अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ। अभी के लिए आप समझो कि इस सेल का सेल पोटेंशियल फिक्स्ड है E0 सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, एक वर्ड भी यूज़ कर रही हूँ स्टैंडर्ड, सारी टर्म नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वो कितना है? 1.10 वोल्ट। ठीक है, तो एक बार मैं यहाँ से रब करती हूँ ताकि मैं आपको 4-5 बातें लिखवा सकूँ, ताकि अपने नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। इतना डायग्राम बनाएं, आधी चीज़ें तो डायग्राम में ही समझ आ गई हैं। ठीक है, तो इतना नोट करें, फिर मुझे रब करना होगा। ऑल राइट, चलिए थोड़ा सा रब कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से रब कर लेते हैं। ऑब्जर्वेशंस हेडिंग लगाओ कि आपको इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिला। ऑब्जर्वेशंस, फर्स्ट पॉइंट लिखो, जिंक इलेक्ट्रोड गेट oxidized. So weight of zinc electrode decreases. पहला पॉइंट साथ साथ नोट करें, मैं समझा तो सब कुछ चुकी हूँ, बस फटाफट से साथ साथ अपने नोट्स पे बना लें। ब्लैक पेन अच्छे से नहीं चल रहा, रेड पेन यूज़ करती हूँ। कॉपर गेट रिड्यूस्ड, सो वेट ऑफ कॉपर इंक्रीजेस। आपने क्या देखा? कॉपर इलेक्ट्रोड का वेट बढ़ते जा रहा है, क्योंकि Cu+2 आयन कॉपर में कन्वर्ट होके कॉपर के इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होते जा रहा है। ऑल राइट, तीसरा क्या देखा? कॉपर रिड्यूस हो गया। सॉल्ट ब्रिज, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज पेपर में पूछा जाता है, तो सॉल्ट ब्रिज क्या काम कर रहा है? इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी and completes the circuit. Completes the circuit. सर्किट को इसने कंप्लीट किया। ठीक है, अगर सॉल्ट ब्रिज ना होता तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं होती और ये सेल काम नहीं करता, क्योंकि इसमें पाए जाने वाले जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो हेल्प करते हैं पॉजिटिव आयंस को। जो नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइट के अंदर नेगेटिव आयन है वो यहाँ जाएंगे और उसको न्यूट्रल करेंगे, और पॉजिटिव आयन इस साइड आएंगे जो सल्फेट आयन को क्या करेंगे? न्यूट्रल करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या देखी है इसमें? इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम
जिंक टू कॉपर यानी एनोड टू कैथोड एंड करंट फ्लोज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं फिफ्थ कि ई नॉट सेल फॉर दिस जिंक कॉपर सेल इज 1.10 वोल्ट, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि फिर क्या किया गया। ई नॉट सेल जितना है, एक हमने इसी के ऊपर एक एक्सटर्नल पोटेंशियल लगाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, बहुत लेंदी वीडियो हो गया। आज के लिए आप इतना ही, इसको अच्छे से करके आना। तो मैं आपको 3 कंडीशन बताऊंगी कि क्या होगा जब एक्सटर्नल पोटेंशियल जो मैं लगाऊंगी इसके ऊपर, अगर वो 1.10 वोल्ट के इक्वल होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा। 3 कंडीशन, तो तीनों कंडीशन में हमें क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वहाँ से कंटिन्यू करूँगी। और फिर नेक्स्ट वीडियो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम समझेंगे कि किसी भी सेल का स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द पर्टिकुलर सेल, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे आराम से, बिल्कुल कोई भी बिना टेंशन के आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जब आप आएंगे तो इतना पढ़ कर आएंगे, क्योंकि हम इसी से ही कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप केमिस्ट्री की वीडियोस देखते रहें मेरे चैनल पर और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते रहें। थैंक यू सो मच।